नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सब लोग जानते ही है, अपन रीड की हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित एक टेस्ट सीरीज चला रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 8 भाग में लगभग 15 क्वेश्चन और फर्स्ट भाग में 20 क्वेश्चन थे। तो इतने क्वेश्चनों का हम अध्ययन कर चुके हैं, हमने पढ़ भी लिया, विस्तृत व्याख्या भी उसमें हमने देखी थी। आप लोगों का प्यार भी मुझे उसमें अच्छा मिला। पर मेरे कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि मैम क्यों ना आप विस्तृत पढ़ा दो और विस्तृत हमें शिक्षण विधियों की जानकारी दो। प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या हो तो जाती है, पर हमको विस्तृत पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको जो क्वेश्चन के माध्यम से व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ उसको मैं आपको विस्तृत बता दूँ। तो उस विस्तृत में क्या होगा कि क्रमानुसार चलेंगे तो आपको प्रत्येक चीज़ क्रमानुसार मिल जाएगी। आप उसको नोट्स भी बनाना चाहो या आप उसकी रीडिंग लगाना चाहो, सुनना चाहो, जो भी आपकी मर्जी हो, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो आज मैंने एक प्रयास किया है, अगर आपका प्यार और स्नेह मिला तो आगे भी मैं करती रहूँगी। तो सबसे पहले अपने रीड की शिक्षण विधियों में पहला टॉपिक है अपना हिंदी शिक्षण की विधियाँ एवं उपागम। तो सर्वप्रथम हम हिंदी शिक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हिंदी शिक्षण की विधियाँ है क्या? सबसे पहले विधियों का तो अध्ययन कर लेंगे, पर हमें ये जानना भी तो आवश्यक है कि विधियाँ होती क्या है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा विधियाँ क्या होती है उसका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, एक गतिशील तथा सुनियोजित प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण है, गतिशील एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य होता है विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखने के अनुभव प्राप्त करे। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक खोजों पर अनेक विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब शिक्षण को कराने के लिए एक शिक्षक को अनेक विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए। अब ये विधियाँ है क्या और प्रविधियाँ क्या है? बहुत सारे लोग इस कंफ्यूज में रहते हैं कि विधियाँ और प्रविधियाँ एक ही चीज़ है। नहीं, विधियाँ और प्रविधियों में दिन रात का अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है, दोनों अपने आप में अलग चीज़ है। देखो, विधि और प्रविधियों में आकाश और पाताल का अंतर है। शिक्षण विधियों का संबंध सीधा शिक्षण के उद्देश्य से होता है। देखो, सबसे बड़ी बात कहिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि शिक्षण विधियों का संबंध किससे होता है? शिक्षण उद्देश्य से होता है कि अन्य कोई भी चीज़ दे दे? तो शिक्षण विधियों का सीधा संबंध शिक्षण के उद्देश्यों से होता है। अतः प्रत्येक शिक्षण विधि शिक्षण की दिशा तथा गति को निर्धारित करती है। हम कक्षा में जाते हैं, हम कक्षा में कौन सी शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित करेगा कि हमने क्या उद्देश्य लेकर कक्षा में जा रहे हैं और किस उद्देश्य को हमको पूरा करना है। हमें जिस उद्देश्य को पूरा करना है उसके आधार पर हम विधि का चुनाव करेंगे और उस विधि के द्वारा छात्रों को पढ़ाएंगे। अतः प्रत्येक शिक्षण विधि हमें क्या करती है? गति प्रदान करती है, एक दिशा प्रदान करती है। इसके विपरीत शिक्षण प्रविधि का संबंध जो होता है वो शिक्षण के उद्देश्य से सीधा न होकर शिक्षण विधि से होता है। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो, उसमें एक चीज़ लिखते हो व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि। हम व्याख्या विधि से तो पढ़ा रहे हैं, पर हम प्रविधि कौन सी यूज में ले रहे हैं? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब आप समझ गए होंगे विधि और प्रविधि क्या होता है। शब्दों में शिक्षण विधि का शिक्षण के उद्देश्यों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। शिक्षण के उद्देश्य जो हम लेकर चल रहे हैं उसी के आधार पर हमको विधि निर्धारित करनी है और उसी के आधार पर हमको पढ़ाना पड़ता है। तथा शिक्षण प्रविधि का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आप जान गए होंगे, शिक्षण विधि पाठ्य वस्तु की उचित तथा क्रमबद्ध व्यवस्था पर बल देती है। विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने पाठ्य वस्तु को उचित और क्रमबद्ध रूप से चलते जाते हैं और छात्रों के मध्य रखते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं। जबकि प्रविधि जो होती है वो मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक पक्षों पर बल देते हुए अंगों की ओर संकेत करती है, जिसके द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रविधि के द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रविधि विधि के अंतर्गत आती है। विधि सीधे उद्देश्यों को निर्धारित करती है, सीधे उद्देश्यों पर चलती है, पर प्रविधि उसका एक अंग है, उसके आधार पर चलती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हमारी मेन चीज़ की, ये तो थोड़ा सा एक परिचय था शिक्षण विधि। देखो, हम जानते हैं शिक्षण विधि की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, है ना? तो सर्वप्रथम
अगर हम विश्व की बात करें तो सर्वप्रथम शुरुआत हमारे हुई थी अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से। कहाँ से शुरुआत हुई शिक्षण विधि की? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको श्रेय में लाने का, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? कीथ एचिसन एक प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के, उनको इसको शिक्षण विधि को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, जिसने सर्वप्रथम शिक्षण विधि को की शुरुआत की और उसको प्रकाश में लाए। तो कहाँ पर शुरुआत हुई? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, और 1961 में कीथ एचिसन प्रोफेसर महोदय के आधार पर। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि 1961-62 में चीन और भारत के युद्ध की एक पृष्ठभूमि बनी थी, और उस समय भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि का समय था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षण विधि की शुरुआत कौन से समय में हुई थी? तो भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि के समय शिक्षण विधि की शुरुआत हुई, ये भी कहा जा सकता है। दोनों बात है, वही 61-62 के बीच की बात है, भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि की, और 61 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये तो हमने विश्व स्तर पर देख लिया। ये भी हमारा प्रश्न आ सकता है कि भाई भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो देखते हैं। भारत में शुरुआत सेंट्रल पेडालॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब आपको पूछा जाए कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप क्या लिखोगे कि सेंट्रल पेडालॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर डी तिवारी को, जिन्होंने विधियों को प्रकाश में लाए कि पढ़ाने में शिक्षण विधियों का अत्यधिक रोल है। पढ़ाने में शिक्षण विधियों के द्वारा अगर कोई शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षण रुचिकर बन जाता है, शिक्षण सरल बन जाता है, शिक्षण को निश्चित दिशा मिल जाती है, शिक्षण को निश्चित मार्ग मिल जाता है। अब हम जान लेते हैं कि भाई शिक्षण विधियों की परिभाषा क्या है, क्या होता है शिक्षण विधियाँ। तो देखो, शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा शिक्षण के सतत अभ्यास द्वारा विकसित, देखो यहाँ शिक्षण 2 बार आ गया, इसको आप काट दीजिएगा, ये शिक्षण नहीं है। शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा शिक्षण के सतत अभ्यास द्वारा विकसित वह अधिगम अच्छाइयों वाला मार्ग है जिस पर चलकर शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब शिक्षक जो है वो शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाता है या सतत अभ्यास करता है अपने शिक्षण में, तो वह अधिकतम अच्छाइयों वाला मार्ग है जिस पर चलकर शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य को हम प्राप्त आसानी से कर सकते हैं अगर शिक्षण विधि के द्वारा हम पढ़ाते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए आप, शिक्षण विधि का आशय इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक किस प्रकार पहुंचाया जाए। हम अगर हमारे किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक हमें पहुंचाना है तो हम उसको किस प्रकार पहुंचाए, यह हमारा मार्ग निर्दिष्ट करती है शिक्षण विधि। के शिक्षण विधि के द्वारा हम अपने शिक्षण को सुचारू रूप से छात्रों के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करें, यह हमें निर्धारण कौन करता है? हमारा निर्धारण शिक्षण विधि करती है। यानी कुल मिला के कहा यह जाता है कि शिक्षण विधि के द्वारा अगर एक शिक्षक पाठ को पढ़ाता है तो वो अपने लक्ष्य उद्देश्य को तो प्राप्त कर ही लेता है, साथ ही अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर और ग्राह्य भी बना देता है। देखो एक और चीज अपन परिभाषा देख लेते हैं। एस के कोचर, ये कॉमा आ गया गलत है। कोचर के अनुसार जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए अनेक हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है। कहा जाता है कि सैनिक जब युद्ध भूमि में जाता है तो उसको अनेक प्रकार के हथियारों का ज्ञान होना चाहिए। उसको तलवार चलाना आनी चाहिए तो उसको बंदूक भी चलाना आनी चाहिए, उसको और भी बहुत सारे हथियार चलाने का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार उसे कौन सी विधि अपनानी चाहिए, यह उसके निर्णय पर निर्भर है। मतलब यहाँ एस के कोचर महोदय कह रहे हैं कि सैनिक को लड़ने के लिए अनेक हथियारों का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार एक शिक्षक को अनेक शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि वह कक्षा में किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करे। ये उसको अच्छे से अगर ज्ञान होगा तो वो अपने शिक्षण को अधिक रुचिकर बना देगा, अगर उसको उसका ज्ञान नहीं होगा तो शिक्षण अरुचिकर हो जाएगा। जहाँ हमें व्याख्या विधि का उपयोग करना है वहाँ हम अन्य पाठ्य पुस्तक विधि का उपयोग कर रहे हैं, हमें आगमन विधि का उपयोग करना है, हम निगमन विधि उपयोग कर रहे हैं, हम हमको समवाय विधि का उपयोग करना है, हम साचर्य विधि का उपयोग कर रहे हैं।
हमें जो प्राथमिक शिक्षण के लिए विधियां उपयोग में लेनी है, माध्यमिक शिक्षा में उपयोग कर रहे हैं, तो उल्टा उल्टा उपयोग कर रहे हैं। अगर एक शिक्षक को ये नहीं पता कि हमें हमारी किस विधि का उपयोग किस समय करना है, तो हमारा शिक्षण रुचिकर नहीं बनेगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर जो सैनिक है उसको हथियार चलाना अच्छे से आते हैं सभी प्रकार के, तो वो युद्ध में विजयी होकर आएगा। उसी प्रकार एक शिक्षक को अगर शिक्षण विधियों का ज्ञान है कि उसको किस समय कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करना है, तो वह अपने शिक्षण में सफल होकर आएगा, अपने शिक्षण से छात्रों को संतुष्ट कर देगा। अब देखिए, अपन देखते हैं शिक्षण विधियों का महत्व क्या है, उसका उपयोग क्यों करते हैं अपन। तो शिक्षण विधियां वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होती है, इसलिए अध्यापन में प्रभावशाली होती है। वैज्ञानिक अपन कहते हैं ना, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो शिक्षण विधियां वैज्ञानिक होती है, जिससे हम अपने अध्यापन को क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। छात्रों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हमको छात्रों को हम बता सकते हैं कि हमको इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से आगे चलना है। यह विधियां शिक्षक को मानवीय ज्ञान कराती है। बिल्कुल, कुछ कुछ विधियां जो होती है सामाजिक रूप से विधियां भी होती है, तो हमें मानवीय ज्ञान भी कराती है। जैसे हमारे प्रायोजना विधि है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, जो ये हमें मानवीय ज्ञान कराती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना का विकास किया जा सकता है। बिल्कुल, सामाजिकता की भावना का विकास होगा शिक्षण विधियों के द्वारा। विद्यार्थियों को अध्यापन कला में प्रशिक्षित कर सकती है। बिल्कुल, अगर हम शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाते हैं तो छात्र पढ़ने में पारंगत हो जाएगा, अध्यापन कला में प्रशिक्षित हो जाएगा। उसको भी पता चल जाएगा कि टीचर हमको इस विधि के द्वारा पढ़ा रहा है, हमको इस मार्ग पर चलना है। विद्यार्थियों को सहभागिता के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। बहुत सारी विधियां ऐसी है कि जिसमें छात्रों को सहभागिता निभानी पड़ती है। जैसे हम शैक्षिक भ्रमण विधि ले ले, जैसे हम प्रदर्शन विधि ले ले, जैसे हम प्रयोगशाला विधि ले ले, है ना। इस तरह की बहुत सारी प्रायोजना विधि ले ले, दल शिक्षण विधि ले ले, सूक्ष्म शिक्षण विधि ले ले। ये बहुत सारी विधियां ऐसी है जो छात्र की सहभागिता के द्वारा पूर्ण होती है, तो जिसमें छात्र में सहभागिता की भावना वो पैदा होती है और उसके अवसर भी उसको मिलते हैं। यह विधियां विद्यार्थियों में प्रेम, सहयोग और सहानुभूति, कर्तव्य निष्ठा की भावना उत्पन्न करती है। यानी विधियों के द्वारा छात्रों में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और कर्तव्य निष्ठा की भावना उत्पन्न होती है। क्योंकि बहुत सारी भाई दल शिक्षण है, प्रायोजना विधि है, पर्यवेक्षित विधि है, ऐसी अभिक्रमित अनुवेशन विधि है। जो विधियां जो है वो क्या होती है, एक दूसरे के कार्यों में हेल्प करने वाली विधि है। और दूसरा कर्तव्य निष्ठा, तो बहुत सारी विधियां है, करके सीखने पे बल देती है, स्वयं करो स्वयं सीखो। तो ये विधियां इन भावनाओं को विकसित करती है। शिक्षण विधियां विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास करती है एवं उन्हें अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल, बालकों की चिंतन शक्ति का विकास करती है। आपको मैं आगे बहुत सारी शिक्षण विधियां पढ़ाऊंगी, उसमें ये बताऊंगी आपको कि इस विधि के द्वारा चिंतन शक्ति का विकास होता है ना, और छात्रों को प्रोत्साहित भी अध्ययन के लिए करती है। यह विधियां रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। और विधियां तो सभी रोचक है, सभी उद्देश्यपूर्ण होती है, क्योंकि विधियां बिना उद्देश्य से कैसे पढ़ाएंगे, हम उद्देश्य से पढ़ाएंगे। सभी विधियां अपने आप में रोचक है, उद्देश्यपूर्ण है। अब हम देखो, विधियां बहुत सारी है, पढ़ने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। हम बारी बारी से एक एक विधि का अध्ययन करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम गद्य शिक्षण की विधियों का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात हम पद्य शिक्षण की विधियों का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात हम व्याकरण शिक्षण की विधियों का अध्ययन करेंगे, हम रचना शिक्षण की विधियों का अध्ययन करेंगे, हम नाटक शिक्षण की विधियों का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हमारी जो विधियां शेष रह जाती है, कुछ विधियां है जो इसके अंतर्गत नहीं आती है, जैसे मोंटेसरी विधि है, वाचन शिक्षण की विधियां है, लेखन शिक्षण की विधियां है, उसके अलावा आपके विधि है, प्रायोजना विधि है, सूक्ष्म शिक्षण विधि है, आपके अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, आपके दल शिक्षण विधि है। इस प्रकार की बहुत सारी विधियां हैं जो आपके इन शिक्षणों के तहत नहीं आएगी। तो उसको मैं आपको एक एक करके अलग से भी उसको विस्तृत रूप से पढ़ाती जाऊंगी, ताकि आपकी सभी विधियां पूर्ण हो जाए। एक भी विधि को मैं नहीं छोड़ूंगी। जो गद्य, पद्य, व्याकरण, नाटक उसमें तो आ रही है, उसको तो पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी। उसके अलावा जो भी विधियां शेष बच जाती है, डाल्टन विधि है, आर्मस्ट्रांग की विधि है, आर्मस्ट्रांग की विधि अभी अपनों ने पढ़ी थी, है ना। तो सारी विधियां मैं आपको अलग से पूरी पढ़ा दूंगी, विस्तृत पढ़ा दूंगी, गुण दोष सहित। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर शुरू करते हैं हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियों में गद्य शिक्षण से। हमारा महत्वपूर्ण है सबसे पहला गद्य शिक्षण। वैसे तो कहा जाता है कि गद्य शिक्षण की कोई अलग से विधि है ही नहीं,
गद्य शिक्षण में अनेक विधाएं आती है, अनेक विधाएं आती है, तो अनेक विधाओं की अलग अलग विधियां हैं। तो गद्य शिक्षण की पर्टिकुलर कोई विधि नहीं है ऐसा कहा गया है। पर जो गद्य शिक्षण के अंतर्गत हम काठिन्य निवारण कराते हैं छात्रों को, उसकी कुछ विधियां हैं जिसको हम गद्य शिक्षण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों को काठिन्य निवारण कराते समय हम किन किन विधियों का, किन किन प्रविधियों का अध्ययन करवाते हैं, उन विधियों का, उन प्रविधियों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि छात्र काठिन्य निवारण कर सके। इसलिए आपको मैं बताती हूँ, गद्य शिक्षण की कोई अलग से विधि नहीं है, हम काठिन्य निवारण की विधियों को ही गद्य शिक्षण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं गद्य शिक्षण है क्या और गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उसके बाद हम उनकी विधियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा विस्तृत है, आप उसको अच्छे से समझिएगा। गद्य शिक्षण हमारा सबसे पहला देखो, गद्य किससे बना है? गद्य धातु यत् प्रत्यय के योग से बना है गद्य। ठीक है, गद्य समझने योग्य या बांधना गुथना भी होता है कि शब्दों को एक समूह में बांध देना या गुथ देना, या समझने योग्य कुछ भी कह सकते हैं जो गद्य का अर्थ है। अब देखिए इसका अर्थ, मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप गद्य है। मनुष्य जो सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति करता है अपनी, चाहे मौखिक अभिव्यक्ति हो चाहे लिखित अभिव्यक्ति हो, पर हम लिखित अभिव्यक्ति को गद्य के रूप में नाम दे सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति जो हम लिखते नहीं है, जिसमें छंद, अलंकार, योजना, रस विधान आदि का निर्वाह करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि गद्य में हम सहज और स्वाभाविक रूप से जो भी अभिव्यक्त करेंगे वो सभी गद्य है। उसमें जरूरी नहीं है कि छंद हो, अलंकार हो, योजना हो, रस विधान हो। पद्य में जरूरी होता है, गद्य में ये जरूरी नहीं होता है। तो बहुत सारे कवियों ने कहा है कि गद्य कवि नाम निकिशाम वदती, गद्य कवियों की कसौटी है। गद्य की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अपन मानते कि भारतेंदु युग से गद्य की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम भारतेंदु जी ने गद्य की शुरुआत की। इतना विस्तृत आपको जाना नहीं है, ये साहित्य वाले लोगों के लिए। आपको इतना ही जानना है कि गद्य है क्या, तो मनुष्य की सरल और सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति ही गद्य है, जिसमें छंद अलंकार का कोई विधान नहीं होता है। लेकिन साधारण व्यवहार की भाषा गद्य तभी कही जा सकती है जब व्यवस्थित हो, स्पष्ट हो। गद्य तो तभी कहा जा सकता है जब भाषा व्यवस्थित हो, स्पष्ट हो। ऐसा नहीं कुलूल जुलूल कुछ भी लिख दे वो गद्य बन जाए, ऐसा नहीं है। व्यवस्थित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थ ग्रहण करने योग्य होनी चाहिए, वही भाषा को हम गद्य कह सकते हैं। ऐसी परिभाषा आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कि गद्य की क्या परिभाषा है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, उद्देश्य से जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि उद्देश्य गद्य शिक्षण के उद्देश्य नहीं है या है। तो देखो अब हम जानते हैं गद्य शिक्षण के उद्देश्य। छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, बिल्कुल गद्य शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य है कि हम छात्रों को क्या करें, शुद्ध उच्चारण करवाए और अर्थ ग्रहण करवाए। दूसरा है छात्रों को उचित गति, स्वर एवं उतार चढ़ाव के अनुसार सहस्र वाचन के योग्य बनाना। छोटी कक्षाओं में गद्य हो चाहे पद्य हो, सबका सहस्र वाचन कराया जाता है। तो बालक गद्य के माध्यम से हमको बालक को यह सीखना है कि बालक उचित गति से बोले, स्वर के अनुसार बोले, जहाँ उतार चढ़ाव का प्रयोग करना उतार चढ़ाव का प्रयोग करे और उसके अनुसार वाचन करे, उसको योग्य हमको बनाना है। छात्रों को मौन वाचन में निपुण बनाना बिल्कुल गद्य शिक्षण का प्रमुख अंग है। मौन वाचन तो उसमें हमको छात्रों को निपुण करना ही है। छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, बिल्कुल गद्य का स्वाध्याय निरंतर एक पेज पढ़ेंगे तो स्वाध्याय की आदत विकसित होगी। गद्य शिक्षण के द्वारा हम छात्रों में ये प्रयास करेंगे उसमें स्वाध्याय की आदत विकसित हो जाए। नेक्स्ट हमारा है छात्रों के शब्द भंडार, सुक्ति भंडार, लोकोक्ति एवं मुहावरों में वृद्धि करना। गद्य हम पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारे शब्द भंडार, नए नए नवीन शब्द आते हैं, सुक्ति आती है, लोकोक्ति आती है, मुहावरे आते हैं। तो गद्य पढ़ते पढ़ते बालकों में इसकी वृद्धि हो जाती है। छात्रों को पठन करते हुए लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करने योग्य बनाना, बिल्कुल छात्र पाठ करते हुए अर्थ ग्रहण कर सके, इस तरह के योग्य हमको छात्रों को बनाना है गद्य शिक्षण के माध्यम से। छात्रों को लिपि का ज्ञान कराना, बिल्कुल हम कौन सी लिपि के द्वारा पढ़ते हैं, इसका ज्ञान छात्रों को होना चाहिए कि हमारी देवनागरी लिपि है, जिसका ज्ञान छात्रों को गद्य शिक्षण के माध्यम से कराना है। छात्रों को पूर्ण मनोयोग से सुनने एवं अर्थ ग्रहण करने योग्य बनाना, कि छात्रों को अर्थ ग्रहण करने योग्य बने, मनोयोग से सुनने योग्य बने, ऐसा हमें गद्य शिक्षण के द्वारा छात्रों को सिखाना है। छात्रों को मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनाना चाहिए। छात्रों को विविध गद्य शैलियों से परिचित करना, गद्य की विविध शैलियाँ है उससे हमको परिचित कराना है। छात्रों में निरीक्षण बोध, कल्पना, विवेचना आदि शक्तियों का हमको विकसित करना है। देखी हुई घटना का वर्णन करना,
छात्रों को हमको सिखाना है, क्योंकि देखी हुई घटना का वर्णन करना मुख्य बिंदु है कि छात्र गद्य के माध्यम से इसको सीख सकते हैं। शब्दकोश को देखने की योग्यता विकसित करना, गद्य में अनेक नए नए शब्द आएंगे तो छात्र क्या होगा, शब्दकोश खोजेगा और शब्दकोश को देखने की योग्यता गद्य शिक्षण के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। पठित रचना की व्याख्या करना सिखा सकते हैं हम। वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक शैलियों में निबंध लिखने की क्षमता का विकास भी हम कर सकते हैं। ये तो थे कुछ बहुत सारे उद्देश्य हैं, कुछ प्रमुख उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं जिसको आप और पढ़ लीजिएगा। अब देखो, गद्य शिक्षण की दृष्टि से हमारे गद्य पाठ है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गहन अध्ययननिष्ठ पाठ और दूसरा अपना होता है ध्रुत पाठ। दोनों पाठों को मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ, एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं इससे। गहन अध्ययननिष्ठ पाठ या जिसको कहते हैं सूक्ष्म अध्ययन पाठ क्या होता है। गद्य पाठ में कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिसका सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है, गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। इन पाठों का अध्ययन हमें गंभीरता से किया जाता है, करना भी पड़ता है। पाठ के रूप में निबंध या निबंधात्मक शैली में लिखी रचनाओं का अध्ययन कराया जाता है। जो पाठ हमारे निबंधात्मक शैली में लिखे होते हैं, जो निबंध रूप में लिखे होते हैं, उसका हमें गहन अध्ययन निष्ठ पाठ करना पड़ता है, क्योंकि वो क्लिष्ट होते हैं और क्लिष्ट पाठों का अध्ययन हमें गहन करना पड़ता है, जो हमें आसानी से समझ में नहीं आता है। इसमें शिक्षक अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि कठिन पाठ होता है, छात्रों को समझाना पड़ता है, इसलिए इसमें शिक्षक को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है। छात्र एक क्षेत्र होता है सिर्फ। गहन पाठ में छात्रों को साहित्यिक प्रकरणों का हम क्या करते हैं, बोध कराते हैं तथा भाषाई कौशल का इससे छात्रों में विकास होता है, क्योंकि क्लिष्ट भाषा होती है, अनेक नई नई भाषा उनको, नए नए शब्द उनको सीखने मिलते हैं। इन पाठों में ज्ञान, बोध तथा कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। इस लाइनों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप अगर ध्यान से पढ़ो तो, कि ज्ञान, बोध, कौशल को महत्व कौन से पाठ में दिया जाता है, अधिक क्रियाशील किसमें जो शिक्षक रहता है, निबंधात्मक शैली में कौन सा गद्य पाठ का प्रकार है, तो आदि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब दूसरा हमारा आता है ध्रुत वाचनो दृष्टि पाठ, जिसको हम सरल भाषा में ध्रुत पाठ भी कहते हैं। यह पाठ पढ़ने में अत्यंत सरल होते हैं। इसकी शब्दावली छात्रों के लिए परिचित होती है, इसलिए इसमें शब्द व्याख्या पर बल दिया जाता है। इनका अध्ययन शीघ्रता से होता है, क्योंकि विचारों की गहनता इनमें नहीं होती है। शीघ्र पठन और मौन पठन उपयोगी होता है। मौन पठन भी कुछ ध्रुत पाठों में अति शीघ्रता से किया जाता है। इन पाठों में विषय वस्तु क्या है, केवल इतनी सी जानकारी अपेक्षित होती है, क्योंकि ये पाठ सरल होते हैं, आसानी से छात्रों को समझ में आ जाने वाले होते हैं, इसलिए इस पाठों में कोई अधिक गहनता नहीं होती है। इसमें उपन्यास है, हमारे कहानी है, जीवनी है आदि, इन पाठों के द्वारा हम ध्रुत वाचनो दृष्टि पाठ के द्वारा पढ़ा सकते हैं। मैंने आपको टेस्ट सीरीज में प्रश्न भी दिया था कि इसमें विषय बोध मुख्य होता है और भाषा बोध गौण होता है, क्योंकि इसमें भाषा के ऐसे कोई क्लिष्ट शब्द होते नहीं है। इसमें छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं, शिक्षक सिर्फ निर्देशक का काम करता है, और यह निबंध को छोड़कर अन्य जो उपन्यास है, कहानी है, जो सरल भाषा शैली में लिखे गए होते हैं, इसके लिए यह उपयोगी होता है। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही कि हमने एक शिक्षण विधि का सामान्य सा परिचय जाना, गद्य शिक्षण क्या है वो जाना, उसके उद्देश्य को जाना, उसके प्रकारों को जाना। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी विधियों को जानेंगे और इसका लेसन प्लान किस प्रकार बनता है उसके बारे में जानेंगे, और गद्य शिक्षण को हम समाप्त कर देंगे। वीडियो ज़्यादा बहुत लंबा हो जाता है एक साथ खींचने पर, इसलिए मैं टुकड़ों टुकड़ों में बनाऊंगी। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आगे मैं बनाऊं या कुछ सुधार भी हो इसमें तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।